एक आम आदमी का खौफ बयां करने वाले नसीरुद्दीन शाह के दिल का खौफ आज असल जिंदगी में भी बाहर आया है और साथ में कई सवाल लाया। नमस्कार, मैं हूं सुशांत सिन्हा और आज जवाब तो देना होगा इस बात का कि क्या वाकई देश में जहर घुल गया है और हमें और आपको अपने बच्चों की सुरक्षा को लेकर डरना चाहिए। इस सवाल की पैदाइश की वजह है एक्टर नसीरुद्दीन शाह, जिन्होंने एक वीडियो में इस बात का डर जाहिर किया कि समाज में जहर घुल गया है। गाय की जान की कीमत इंसान की जान से ज्यादा हो गई है और आज उन्हें अपने बच्चों की जिंदगी को लेकर डर लगने लगा है कि किसी भीड़ ने उन्हें घेर लिया और पूछा कि हिंदू हो या मुसलमान तो क्या होगा और वो क्या जवाब देंगे, क्योंकि उन्होंने तो अपने बच्चों को धर्म की तालीम दी ही नहीं। आगे बढ़े उससे पहले आपको नसीरुद्दीन साहब का वो बयान सुनवाते हैं। ये जहर फैल चुका है और इसको दोबारा इस जिन को बोतल में बंद करना बड़ा मुश्किल होगा। खुली छूट मिल गई है कानून को अपने हाथों में लेने की। कई इलाकों में हम लोग देख रहे हैं कि एक गाय की मौत को ज्यादा अहमियत दी जाती है एक पुलिस अफसर की मौत के बनिस्बत। मुझे फिक्र होती है अपनी औलाद के बारे में सोचकर, क्योंकि उनका मजहब ही नहीं है। मजहबी तालीम मुझे मिली थी और रत्ना को बहुत कम मिली थी, लेकिन मुझे थोड़ी ज्यादा मिली थी। उसको बिल्कुल भी नहीं, एक लिबरल हाउस होल्ड था उसका। और हमने अपने बच्चों को मजहबी तालीम बिल्कुल नहीं दी, क्योंकि मेरा यह मानना है कि अच्छाई और बुराई का मजहब से कुछ लेना देना नहीं है। अच्छाई और बुराई के बारे में जरूर उनको सिखाया, जो हमारे बिलीव्स हैं दुनिया के बारे में वो हमने उनको सिखाए। कुरान शरीफ की एक आध आयत याद जरूर करवाई, क्योंकि मेरा मानना है कि उसका तलफ्फुज सुधरता है उसके रियाज से, जिस तरह से हिंदी का तलफ्फुज सुधरता है रामायण या महाभारत पढ़ के इन इट्स ओरिजिनल। और खुशकिस्मती से मैंने बचपन में अरबी कुरान शरीफ पढ़ी थी, कई आयतें मुझे अब भी याद हैं। उसकी वजह से मेरे ख्याल से मेरा तलफ्फुज है। तो फिक्र मुझे होती है अपने बच्चों के बारे में, क्योंकि कल को उन्हें कोई अगर एक भीड़ ने घेर लिया कि तुम हिंदू हो या मुसलमान, तो उनके पास तो कोई जवाब ही नहीं होगा। इस बात की फिक्र होती है कि हालात जल्दी सुधरते तो मुझे नजर नहीं आ रहे। इन बातों से मुझे डर नहीं लगता, गुस्सा आता है। और मैं चाहता हूं कि हर राइट थिंकिंग इंसान को गुस्सा आना चाहिए, डर नहीं लगना चाहिए हमें। हमारा घर है, हमें कौन निकाल सकता है यहां से। तो नसीरुद्दीन शाह के इस बयान में डर और गुस्सा दोनों, डर समाज के हालात को लेकर और गुस्सा जो बुलंदशहर में हुआ उसको लेकर। लेकिन नसीरुद्दीन शाह के इस बयान को लेकर हंगामा खड़ा हो गया है। कई लोगों को लगता है कि अवार्ड वापसी और पहले के डर वाले बयानों की तरह नसीरुद्दीन शाह का डर भी सच्चा कम, सियासी ज्यादा है और 2019 के चुनावों के पहले जानबूझकर दिया गया बयान है। हालांकि कई लोग ऐसे भी हैं जिन्हें लगता है कि नसीरुद्दीन शाह ने सच बयान किया है। देखिए, समाज में जहर नहीं फैल रहा है, यह जहरीला बयान है। यदि नसीरुद्दीन शाह को बुलंदशहर की घटना पर इतनी चिंता है तो मुंबई नगरी में बैठकर जहरीला बयान देने की जगह वे जाकर बुलंदशहर जाकर देखें वहां की स्थिति क्या है। घटनाओं पर जाएं, घटनाओं पर बयान दें। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि इस देश में 80% हिंदू हैं। 80% हिंदुओं के देश में उन्होंने यश कमाया, धन कमाया, किसी ने उनसे धर्म नहीं पूछा था। आज नसीरुद्दीन शाह ने ओछी राजनीति के तहत धर्म का उपयोग सिर्फ इसलिए किया है कि खास विचारधारा पर और सरकार पर वह आक्रमण करे। ऐसा करने से पहले नसीरुद्दीन शाह को अपनी विरासत देखनी चाहिए थी। किस तरह से हिंदुओं ने उनको शोहरत दी, उन्हें धन कमाने का अवसर दिया और हमने कभी एक दूसरे से बैर नहीं किया है। नसीरुद्दीन शाह का यह बयान जहरीला है, समाज में उत्तेजना पैदा करने वाला है, देश को बदनाम करने वाला है। पूरे देश में इसी तरह का माहौल है। गाय के नाम पर जिस तरह से भीड़ तंत्र लोगों को मार दे रही है, आम आदमी, एक अपने घर में रहने वाला व्यक्ति भयभीत है, ये सच्चाई है, इससे नकारा नहीं जा सकता। पूरी बुलंदशहर की घटना ये सुनियोजित थी। हालांकि ये पहला मौका नहीं है जब देश में डर लगता है का मुद्दा उठा और किसी बड़ी शख्सियत ने उठाया हो।
साल 2015 में आमिर खान के बयान को लेकर हंगामा हो गया था, जब उन्होंने कह दिया था कि जब मैं किरण से घर पर बात करता हूं तो वो कहती हैं कि क्या हमें भारत से बाहर चले जाना चाहिए। यह किरण का एक बड़ा बयान है। वो अपने बच्चों को लेकर डरती हैं। वो डरती हैं कि हमारे आसपास कैसा माहौल होगा। हंगामा और विवाद तब भी हुआ था जब साल 2010 में शाहरुख खान की फिल्म माय नेम इज खान आने वाली थी और उसके पहले शाहरुख खान ने आईपीएल में पाकिस्तानी प्लेयर्स को खिलाने को लेकर बयान दे दिया था और शिवसेना ने हंगामा कर दिया था। तब शाहरुख ने बयान दिया था कि मेरी बेटी ने मुझे फोन किया और पूछा कि पापा क्या हमें इंडिया छोड़ना होगा। मुझे बहुत दुख हुआ ये सुनकर और मैंने उससे कहा कि ऐसा नहीं है, पर यह शर्मनाक है। इतना ही नहीं, पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी ने बीते साल कह दिया था कि देश का मुसलमान डरा हुआ है। हामिद अंसारी के जिस बयान पर खूब विवाद हुआ उसका हिस्सा कुछ यूं था कि हाँ, ये सही आकलन है। अलग अलग हिस्सों में जो मैं सुनता हूं उसके मुताबिक मुसलमानों में असुरक्षा की भावना घर कर रही है। यानी मौका पहला नहीं है, लेकिन हर बार सवाल उठाने वाले को ही सवालों के कटघरे में खड़ा कर दिया जाता है। ऐसे में जवाब तो देना होगा। मैं आज सवाल इस बात का कि नसीरुद्दीन शाह का डर सच्चा है या सियासी, क्यों सवाल उठाने वाले को ही कटघरे में खड़ा किया जाए हर बार। इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं प्रेम शुक्ला, बीजेपी के प्रवक्ता, कोनिका सदानंद हमारे साथ हैं, जानी मानी एक्ट्रेस है, अनुराग सिंह भदौरिया हमारे साथ जुड़ रहे हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, अनुज गुप्ता सीनियर जर्नलिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, जय भगवान गोयल प्रेसिडेंट हैं यूनाइटेड हिंदू फ्रंट के, और असद खान फलाही इस्लामिक स्कॉलर थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ेंगे। आप सभी का बहुत स्वागत है। जवाब तो देना होगा मैं, लेकिन तो जवाब तो देना होगा मैं। आज सवाल इसी बात का है कि नसीरुद्दीन शाह जिस डर की बात कर रहे हैं कि उन्हें अपने बच्चों के लिए डर लग रहा है, समाज में जहर घुल गया है, वो डर कितना सियासी है और कितना सच्चा है। इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ बीजेपी से प्रेम शुक्ला हैं, कोनिका सदानंद हैं, जानी मानी एक्ट्रेस हैं, अनुराग सिंह भदौरिया समाजवादी पार्टी से, अनुज गुप्ता सीनियर जर्नलिस्ट हमारे साथ हैं, जय भगवान गोयल हमारे साथ हैं, प्रेसिडेंट है यूनाइटेड हिंदू फ्रंट के, और असद खान फलाही इस्लामिक स्कॉलर भी हमारे साथ जुड़ गए हैं इस चर्चा में। सबसे पहले मैं एक सवाल पूछ रहा हूं जो आप सभी के लिए है और मैं चाहूंगा कि आप अपना हाथ खड़ा करके इसका जवाब दें कि आप में से कितनों को इस वक्त इस मुल्क में अपने बच्चों की जान का डर सताता है। अनुराग सिंह भदौरिया को छोड़कर किसी को नहीं सताता। फलाही साहब, आपको? देखिए, सिर्फ अपने बच्चों के तो नहीं हमें सोचना चाहिए, वसुधैव कुटुंबकम है कि पूरा संसार बल्कि एक परिवार है। अगर मेरे किसी भी देशवासी के साथ अत्याचार, नाइंसाफी और हिंसा हो रही है, पहले मैं आप पर तो मुझे इस पर बात जाऊंगा। मैं कह रहा हूं आपको डर लगता है, आपके परिवार को लेकर आपको डर लगता है? बिल्कुल डर तो नहीं लगता, लेकिन यह है कहीं ना कहीं इस बात का खदशा कि कभी भी आपके साथ कुछ हो सकता है। इससे आप इनकार नहीं कर सकते सर, इसको रूल आउट नहीं कर सकते कि कब एंटी सोशल एलिमेंट्स और फ्रिंज आपके साथ या आपके परिवार के किसी सदस्य के साथ कहां पर किसी भी जगह पर कुछ भी कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि बुलंदशहर में जो हादसा हुआ, जिनके ऊपर हमारी जानों की सुरक्षा करने की जिम्मेदारी है, हमारे इज्जत की सुरक्षा करने की जिम्मेदारी है, जब उन्हीं की जान सुरक्षित नहीं रहेगी तो फिर हम और आप कहां स्टैंड करते हैं, ये आप खुद सोच सकते हैं सिन्हा साहब। ठीक है, प्रेम शुक्ला साहब, कोनिका जी मैं आ रहा हूं आपके पास। प्रेम शुक्ला साहब, सवाल यही है कि क्या नसीरुद्दीन शाह का जो डर है वो वाजिब है, सच्चा है या सियासी है, और आपकी जो राय है उसके पीछे की वजह क्या है? देखिए, नसीरुद्दीन शाह को तब डर नहीं लगा जब 12 मार्च 1993 को 12 स्थानों पर मुंबई में समुदाय विशेष के लोगों ने बम आवाज चली लगा। जब 7/11 को 11 स्थानों पर ट्रेनों में बम फोड़ दिया गया, उनको डर तब नहीं लगा जब 26/11 हुआ, तब भी डर नहीं लगा उनको। संकट मोचन खतरे में आ गया, सिद्धिविनायक पर रोज रेड अलर्ट हुआ करता था, रोज महालक्ष्मी मंदिर पर जो है जारी हुआ करता था खतरे में है, रघुनाथ मंदिर पर हमला हो जाता था, अक्षरधाम पर हमला हो जाता था, श्रमजीवी एक्सप्रेस में बम फूट जाता था, समझौता एक्सप्रेस में बम फूट जाता था, और तमाम बमकांड होने के बावजूद कभी नसीरुद्दीन शाह जी के मन में डर नहीं लगा। और एक बुलंदशहर की घटना हुई जिसमें घटना होते ही जो इंस्पेक्टर है उसके परिवार के साथ पूरा स्टेट खड़ा रहा, पूरा परिवार किस तरह से उसको समर्थन दिया गया सारे लोग देख रहे हैं, और उसके जिन लोगों ने वो घटना में जिनकी भी जिम्मेदारी उनके खिलाफ कार्रवाई हुई, फिर भी उनको डर लग रहा है, तो निश्चित तौर पर इसमें उनका राजनीतिक मामला है। और ये वही नसीरुद्दीन शाह है जो 12 मार्च 1993 को दुर्दांत हत्याकांड करने वाले 200 से अधिक निर्दोषों की हत्या के जिम्मेदार याकूब मेमन को जब फांसी की सजा दी गई तो उसको फांसी की सजा नहीं दी जानी चाहिए,
उस शैतान के पक्ष में खड़े हो गए मर्सी पिटीशन पर सिग्नेचर करने, तब भी हमको कभी उन पर गुस्सा नहीं आया। हमको कभी तब भी उन पर गुस्सा नहीं आया जब लगातार वो लोग जो इप्टा से संबंधित लोग थे, जो दंगाइयों के पक्ष में खड़े थे, बमकांड वालों के पक्ष। ठीक है प्रेम शुक्ला जी, आपका सिग्नल इस वक्त ठीक नहीं है, आवाज कट गई है। कनिका सदानंद जी, आपने सुना प्रेम शुक्ला क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि कई ऐसे मौके थे जब नसीरुद्दीन शाह डर सकते थे लेकिन उनको खौफ नहीं लगा। ऐसा क्यों है कि फिल्म एक्टर्स को, चाहे वो आमिर खान हो, शाहरुख खान हो या फिर अब नसीरुद्दीन शाह हो, इन लोगों को ज्यादा डर क्यों लगता है और क्या ये वाजिब है? ऐसा नहीं कि सिर्फ इन लोगों को ज्यादा डर लगता है, ये कह देते हैं, उनको एक मंच मिलता है जब कह सकते हैं। कई लोग ऐसे हैं जो नहीं कह पाते हैं, उनको वो मंच नहीं मिलता है कहने के लिए। ये बात सही है और नसीर साहब ने बिल्कुल गलत नहीं कहा। मगर जो प्रेम शुक्ला जी और जो सब कह रहे हैं कि इसको सियासी बना दिया है और वो पहले क्यों नहीं बोले, ये सब बातें भी इनको छोड़ देना चाहिए। देखिए जनता ने भी आपको जो बताया है कि उनको ये सब पसंद नहीं कि आप ये डिवाइड एंड रूल कर रहे हैं या जो कम्युनल डिसहार्मनी फैला रहे हैं। आप ये देख रहे हैं कि नसीर जी ने पहले क्या नहीं बोला। सिटीजन की मर्जी है, वो जब चाहे बोले। द राइट टू बी साइलेंट इज ऑल्सो देयर विद द राइट टू स्पीच। So if somebody wants to speak at whatever time they want to speak, that's their right to do that, and they can be silent when they want to. इसको आप घुमा के ये बोल रहे हैं कि ये सियासी है। अभी राकेश सिन्हा जी का मैंने वो P2C देखा, पीस टू कैमरा, उसमें वो कह रहे हैं कि इससे पहले उन्होंने इतना नाम कमाया, हमने उनको मौका दिया। अरे आपने मौका दिया, उन्होंने मेहनत की है। ये किस एंगल में ये लोग लेके जाते हैं हर बात को? They should try and understand that जो कह रहे हैं ये माहौल है। आप अगर टैक्सी में सफर करें या कहीं पे भी आप ट्रेन में जाएं या जहां लोगों से आप इंटरेक्ट कर सकते हैं, आप पूछिए उनको। सब लोग डरे। और आपने पूछा कि आपको डर है कि आपके बच्चों के साथ कुछ हो सकता है। मेरे बच्चे नहीं, लेकिन मेरे आसपास के बच्चे भी तो मेरे देश के बच्चे हैं। मेरे आसपास के लोग भी तो मेरे देश के नागरिक हैं। मुझे उनकी डेफिनेटली, और जब इस तरह का माहौल फैलेगा तो हर एक इंसान इनसिक्योर होगा। लेकिन आपके आसपास के जो लोग हैं जिनके बच्चों को डर है, आप कह रही हैं, उन्हीं लोगों ने महाराष्ट्र में इसी बीजेपी को चुना है सरकार बनाने के लिए। तो उनको इतना डर था तो इस पार्टी को वोट क्यों दिया? उन्हें क्यों लगा कि इनको हमको सत्ता में लाना चाहिए? वो डर वोट देते वक्त कहां गया था? देखिए, उस वक्त कांग्रेस के साथ एंटी इनकम्बेंसी थी या जो भी सरकार थी, और कुछ ऐसे काम भी थे जो नहीं हुए थे। तो जनता का ये प्रेरोगेटिव है कि वो किसी को भी चुने, और उन्होंने बीजेपी को इसलिए चुना सोच के कि कुछ बदलाव होगा। मैं ये नहीं कह रही हूं कि बीजेपी और कांग्रेस में बीजेपी खराब है, कांग्रेस नहीं, लेकिन इस वक्त जो माहौल बना हुआ है, जो एंटी सोशल एलिमेंट्स है या फ्रिंज एलिमेंट्स है, उनको जरूर शेयर दिया जा रहा है। अगर शेयर नहीं दिया जा रहा है तो आप बताइए आज कितने दिन हो गए, उस 3 दिसंबर को ये कांड हुआ था, अभी तक लोग घूम रहे हैं। तो इसका ये मैसेज क्या जा रहा है? ठीक है प्रेम शुक्ला जी, आपका सिग्नल चला गया था, मतलब इसलिए मैं आपसे ये काउंटर क्वेश्चन नहीं कर पाया। लेकिन सवाल ये, आपने अगर कनिका जी को भी सुना होगा, उनको भी लगता है कि सवाल उठ रहे हैं तो उसका कुछ आधार है। ठीक है, नसीरुद्दीन शाह आज कहें, कल कहें, जिसको जब लगेगा वो तब कह सकता है, लेकिन हर बार जो सवाल उठाए आप उसको ही सवालों के घेरे में खड़ा कर दें, चाहे वो आमिर खान हो, चाहे वो हामिद अंसारी हो, चाहे वो नसीरुद्दीन शाह हो। क्या ये उचित है? क्या ये नहीं देखा जाना चाहिए कि बुलंदशहर में जो हुआ सर, उसके बाद मुख्यमंत्री ने पहले तो कहा कि वो इंस्पेक्टर के परिवार को न्याय दिलाएंगे, बाद में जिन लोगों ने गाय काटी नहीं काटी उसमें क्या सियासत थी उस पर वो चले आए, और जिस तरीके के उन्होंने बयान दिए उससे लोगों के मन में ये आया कि ये तो सियासत हो रही है। देखिए, मूल मुद्दा है नसीरुद्दीन शाह, जो 12 मार्च 1993 के बमकांड के, जो सबसे बड़ा हत्याकांड था, पूरी दुनिया का पहला श्रृंखलाबद्ध विस्फोट, उसके षड्यंत्रकारी याकूब मेमन को निर्दोष मानकर उसको जो है मृत्युदंड नहीं दिया जाना, इस तरह का सिग्नेचर कर दे, तब भी हम लोग को कभी नसीरुद्दीन शाह पर गुस्सा नहीं आता, क्योंकि हमको लगता है कि अभिव्यक्ति स्वतंत्रता है, अपनी अभिव्यक्ति स्वतंत्रता का उपयोग कर रहे हैं। इसी तरह से जिस तरह से उनको अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, उसी तरह मुझे भी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। अगर वो कोई बात करते हैं तो उसका काउंटर करने का मेरा भी अपना अधिकार है, तो मैं उस अधिकार का यदि सदुपयोग करता हूं तो किसी को, अभी सुबोध सिंह के मामले में जिस तरह से पहले ही दिन कार्रवाई शुरू हो गई, अभी आप कनिका लाल कह रही हैं कि क्यों जो है अभी तक लोग छुट्टे, भैया 12 मार्च 1993 के अभी भी 40 अभियुक्त आज तक नहीं बुलाए गए। 7/11 के अभियुक्तों का अभी तक ठिकाना नहीं है
क्योंकि वो फरार हो गए। तो क्या इसका मतलब यह है कि शरद पवार जो है या मुख्यमंत्री या कांग्रेस सरकार जो है वो पूरी तरह से दाऊद इब्राहिम के साथ खड़ी थी या लश्कर ए तोयबा के साथ खड़ी है? जो अभियुक्त हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करने में किसी प्रकार की ढिलाई क्या सरकार बरत रही है? तो नहीं बरत रही है। और उनके जो इंस्पेक्टर के परिवार के साथ पूरी तरह से स्टेट खड़ा हुआ है, कोई उसमें कोई कमी नहीं। लेकिन फिर भी जो है कोई यदि गौ तस्करी का अपराध कर रहा है तो क्या गौ तस्करी का अपराध करने वालों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए? गौ तस्कर भी अपराधी हैं और जिन्होंने सुबोध सिंह की हत्या की नृशंस वो भी अपराधी हैं। दोनों को कानून के सामने जो है कानून साहब आप सुन रहे होंगे, का दायित्व है। तो प्रेम शुक्ला कह रहे हैं कि अगर दोनों तरफ कुछ गलत हुआ तो दोनों पर कार्रवाई होनी चाहिए। इसमें डर का माहौल है, घबराने की बात है, ये बात कहां से आ रही है? देखिए, आपने देखा एक घटना नहीं है, बुलंदशहर में बजरंग दल के एक व्यक्ति ने वहां पे माहौल खराब किया और मुख्य आरोपी है, ये मैंने नहीं, पुलिस ने बनाया, मुख्य आरोपी सरकार ने बनाया। उसके बाद से वो फरार, अब तक गिरफ्तार नहीं हुआ। आपने फर्जी 4 लोगों को पकड़ लिया प्रेशर में आके, बाद में आज उनको छोड़ भी दिया, चलो कोई बात नहीं। आप किसके साथ खड़े हो? पुलिस ऑफिसर जांबाज की जान गई है। और भारतीय जनता पार्टी के लोग क्या कहते हैं, कभी आपने सुना? अभी मैं दूसरी डिबेट में बैठा था, कहता था वो उनके लोग क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि अरे तो क्या हुआ, उसके परिवार की मदद तो हुई। अरे परिवार की मदद हुई तो क्या मार दोगे आप? और उसके ऊपर आपको कोई दर्द नहीं आ रहा है और आप मुख्य आरोपी को पकड़ नहीं पा रहे हो। इसके मतलब या तो पुलिस आपकी निकम्मी है या पकड़ना नहीं चाहते। अगर पुलिस निकम्मी है तो सरकार निकम्मी है। सरकार के पास, सरकार ने पुलिस, हमें लगता है पुलिस का इकबाल खत्म हो चुका है। भाई आपने आगरा में देखा, एक बच्ची को जिंदा जला दिया गया, स्कूल जाती बच्ची को जिंदा जला दिया गया। एक दूसरी बच्ची को आप उन्नाव में देखा, उसको भी जिंदा जला दिया गया। दिन दहाड़े मर्डर कर देंगे, दिन दहाड़े आप किसी को मार देंगे, उसके बाद पुलिस क्या करेगी? भदौरिया साहब, मैं देखिए सपा बसपा बीजेपी की सरकारों के कंपैरिजन में नहीं जाना चाहता, और ये कंपैरिजन इसलिए कर रहा हूं कि जब आपकी सरकार थी तब भी मुजफ्फरनगर के दंगे हुए। ऐसा नहीं है कि इस देश में दंगे, भीड़ इस तरीके से लोगों पर हमला करी ये पहली बार हो रहा है। इसलिए पूछ रहे हैं कि ये डर क्या अभी आना सही है? प्रतापगढ़ में डीएसपी को मार दिया गया भीड़ में। धर्म की राजनीति इस देश के अंदर में नहीं हुई है। इसके पहले कभी जाति धर्म की राजनीति इस देश के अंदर में नहीं हुई है। नफरत क्या बात कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी? क्या इस देश में जाति और धर्म की सियासत के अलावा हुआ क्या है? दंगे भी हुए 70 साल में इस देश में जाति और धर्म की सियासत के अलावा हुआ क्या है? आप कमाल की बात कर रहे हैं कि जाति और धर्म की सियासत पहले कभी हुई आ चुका है। इनकी हार शुरू हो गई क्योंकि जनता ने इनको नकार दिया है। भगवान की जाति बताने वाले लोग, गुप्ता जी मुझे ये भगवान की जात बताएंगे, इनको अपनी जात का पता नहीं, भगवान की जात बताएंगे। सर आप इस देश में कह रहे हैं मुसलमान डरा है, बुक्कल नवाब कह रहे हैं कि बोला था हनुमान जी मुसलमान, आपकी परेशानी बढ़ गई, मैं आपके बीच में नहीं बोला था। अब और कितनी आजादी चाहिए? ये आपकी बोलते हैं आपकी सवाल पुलिस से भेजना वाजिब है कि भाई आपने पहले क्यों नहीं बोला, तब क्यों नहीं बोला, या फिर उस पर गंभीरता से विचार होना चाहिए कि आज भी अगर बोल रहे हैं तो क्यों बोल रहे हैं? ऐसी नौबत क्यों आ रही है? देखिए, अभी देश का कोई भी नागरिक अपनी सुरक्षा को लेकर के या भीड़ तंत्र के हावी होने के खतरों के बारे में सावधान कर रहा है तो उसे गंभीरता से लिया जाना चाहिए। और यदि कोई सेलिब्रिटी कर रहा हो तो बिल्कुल लिया जाना चाहिए। उस पर मंथन होना चाहिए कि ऐसी क्या चूक हमसे हो रही है समाज को चलाने में, सरकार को चलाने में, जो इस तरह का माहौल बन रहा है। और समीक्षा के बाद लगे कि ये गलत है तो फिर आप उसको एक किनारे कर दीजिए, लेकिन सिरे से नकारना मेरे ख्याल से वो बेहतर नहीं होगा। आपके हिसाब से अभी जो नसीरुद्दीन शाह कह रहे हैं वो वाकई देश के हालात हैं? देखिए, मुझे लगता है कि मुस्लिम समाज के अंदर ये खौफ हो सकता होगा, लेकिन जैसा कि प्रेम शुक्ला जी ने भी कहा या आपने प्रश्न जब किया कि आपके बच्चों को दिक्कत लगती है क्या, तो बहुसंख्यक समाज को शायद ये भय नहीं लगता है। लेकिन मेरा तो ये कहना है कि अल्पसंख्यक समुदाय को भी ये भय क्यों लगे। लेकिन इस बात पर भी गौर करिएगा कि क्या अल्पसंख्यक समुदाय की हिंसा से इस देश का बहुसंख्यक समाज भी वर्षों तक डरा हुआ नहीं रहा है? क्या गुजरात में, अहमदाबाद में हर साल दंगे नहीं हुआ करते थे? क्या उत्तर प्रदेश के विभिन्न, यानी हर साल किसी न किसी शहर में दंगे पहले नहीं हुआ करते थे? आजादी के पहले, आजादी के बाद हमेशा हुए हैं। मुझे तो लगता है कि हिंदू और मुसलमान, इन दो समुदायों के बीच वास्तविक एकता करने की कोई गंभीर कोशिश कभी हुई ही नहीं है। ठीक है, मुझे ये बताइए जय भगवान गोयल साहब कि क्या ये मोदी सरकार के आने के बाद हिंदूवादी संगठन ज्यादा अग्रेसिव हुए हैं और उसका नतीजा है कि जो अल्पसंख्यक समाज है उसके अंदर ये खौफ पैदा हो रहा है कि माहौल ठीक नहीं है, भीड़ कभी भी कुछ भी कर सकती है? देखिए, जब से मोदी सरकार आई है तब से जो ऐसे लोग हैं
ये कहीं ना कहीं बहाना ढूंढ करके सरकार के ऊपर अटैक करते हैं। कैसे लोग? यही लोग, नसीरुद्दीन शाह जैसे लोग, कभी अवार्ड वापसी होती है, सारी घटना को IPS बड़े बड़े अधिकारी, जबकि मुख्यमंत्री ने स्पष्ट कह दिया है कि जहरीली शराब बेचने वाले लोग थे जिन्होंने हादसा किया ये बुलंदशहर का। पिछले दिनों लाखों की संख्या में जम्मू कश्मीर से आतंकवादियों ने 5 लाख कश्मीरियों को मार मार के वहां से भगा दिया। आज तक कोई चिट्ठी नहीं हुई, किसी को डर नहीं लगा। मुजफ्फरनगर के दंगे हुए, पूरा कराना खाली हो गया, किसी ने चिट्ठी नहीं लिखी, किसी को डर नहीं लगा। अभी 15 अगस्त को औरैया में 3 हमारे जो पुजारी थे कसाईयों ने उनको मार दिया। गौ हत्या करने वाले लोगों ने, उसे कोई डर नहीं लगा। और पिछले दिनों 2013 में एक DSP को भीड़ ने वहां मार दिया, उसके लिए कोई चिट्ठी पत्र नहीं लगी। जब जब भी हिंदूवादियों की सरकार आती है तब तक ये सारी फोर्सेज इकट्ठी होकर के इनको डर लगता है। सरकार आज हिंदुस्तान में सरकार तो हिंदू मुसलमान की होती नहीं, जितनी भी सरकार तो सबकी होती है। इनको लग रहा है ना कि मोदी की सरकार आ गई, हिंदूवादी सरकार आ गई, इसलिए हंगामा कर रहे हैं। आज जितनी मस्जिदें सर हिंदुस्तान के अंदर हैं। अब मुझे इस बात का जवाब दीजिए। आप कह रहे हैं मोदी सरकार हिंदूवादी सरकार है, ठीक है। अगर वो हिंदुओं के लिए सोच रही है और कानून बना हुआ है गो तस्करी को लेकर, गो हिंसा को लेकर, तो फिर बजरंग दल हो, VHP हो, इनको क्या जरूरत है कानून हाथ में लेने की? कहीं पर गो हत्या हो रही है, आप कह रहे हैं सरकार हिंदूवादी है, आप जाइए पुलिस थाने में दर्ज कराइए शिकायत। आपको हिंसा करने की, लोगों को दौड़ा के मारने की, घसीटने की क्या जरूरत है? देखिए, इस देश में 80% हिंदू आबादी है। इस देश का हिंदू गौ को अपनी माता के रूप में पूजता है, तो इसलिए जो हमारे देश का 20% मुस्लिम समाज है उन्हें 80% हिंदुओं की भावनाओं का सम्मान करना चाहिए। तो भावना का सम्मान नहीं होगा। 1857 में जो लड़ाई हुई थी आजादी की, उसका भी बेस भावना का सम्मान नहीं होगा। सर, मेरा सवाल है, भावना का सम्मान नहीं होगा तो वो सम्मान आप किसी को मारपीट के कराएंगे या आप कानून में शिकायत करेंगे? देखिए, कानून के मुताबिक गौ हत्या उत्तर प्रदेश में पाबंदी है, मगर आए दिन ईसाई ये लोग जानबूझ के गौ हत्या सरकार का फेलियर है सर की भावना को तो आप उस सरकार को हिंदूवादी सरकार क्यों बता रहे हैं जो आपकी भावनाओं का ख्याल नहीं रख पा रही? आप सरकार को बोलिए, आप वहां पर कानून हाथ में थोड़ी लेंगे। सरकार ने 2017 में इसको रोकने के लिए पूरे देश में कानून बनाया। अरे कानून से कहां हो रहा है सर? कानून तो यूपी में है, कैसे हो रही है? सबसे पहले केरल का मुख्यमंत्री इस कानून का विरोध करता है। तो जब कभी देश के अंदर गौ हत्या बंदी की बात होती है, ये लोग उसका डट के विरोध करते हैं, गौ हत्या बंदी होने नहीं दे रहे। मुझे ये बताइए जय भगवान गोयल जी, अगर किसी गाय की हत्या कर दे कोई, तो क्या उस आदमी को भीड़ मार सकती है? सुशांत जी एक मिनट रुकिए, फलाई साहब रुकिए, 1 मिनट, फलाई साहब 1 मिनट रुकिए, ये बहुत गंभीर सवाल पूछ रहा हूं। तस्करों को 80% देश की हिंदू जनता की भावनाओं का सम्मान करना पड़ेगा। अगर कहीं कोई गो तस्करी करे, गो हत्या करे, तो किसी भीड़ को अधिकार है कि उसको सजा दे दे? देखिए, जानबूझ के षड्यंत्र के तहत हिंदुओं की तो कैसे पब्लिक समझेगी कि वो भीड़ तंत्र जब इकट्ठा होता है उसकी भावना बढ़ाई जाती है, तो ऐसी घटनाएं होती हैं। मैं कहना चाहता हूं कि हिंदुस्तान के अंदर गो हत्या भैया करना बंद कर दो। आप सुन देश का हिंदू समाज इसी बात को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करने वाला है। क्या इस बात को सुनकर किसी के भी मन में डर नहीं बैठेगा कि अगर भीड़ तंत्र है, बहुसंख्यक को आप अगर इस तरीके से आहत करेंगे तो वो भीड़ कुछ भी कर सकती है, फिर तो कोई भी डरेगा? उस भीड़ का काम ये होना चाहिए, आपको लग रहा है गलत हो रहा है, आप पुलिस में शिकायत कीजिए, लेकिन ये याद कह रहे हैं कि उससे डरना चाहिए। क्यों डर रहे हैं? हिंदुस्तान में रह करके, खा करके, पढ़ करके डर लग रहा है, तंत्र का कोई समर्थन नहीं, हिंदुस्तान छोड़ करके अच्छा तंत्र का कोई समर्थन फिर आप छोड़ के जाने दें, कानून हाथ में ले, उसका समर्थन नहीं किया जाए। आप जो है क्यों छोड़ के जाइए? आप किसी को मार देगी। सुशांत जी, शर्म आनी चाहिए इस तरह की बात करते हुए। आप तो इस तरह से बात करें जिसकी मेहरबानी कर दी गई। और आप लोगों को बताने वाले कौन हिंदुस्तान छोड़ के जाएगा, नहीं जाएगा की बात कर रहे हैं। अगर किसी को डर लग रहा है उसका होगा या भगवान हिंदुओं ने पे मुझे शक हो रहा है, आप हिंदू नहीं हो सकते, आप दुश्मन हो, देश के रोजगार की बात नहीं कर पाए, आप यहाँ लड़ाई झगड़ा की बात करते हो, जिन्होंने आप जाति धर्म की बात कर रहे हैं, उसके बावजूद
हिंदुस्तान के बारे में आपको मालूम नहीं है, हिंदुस्तान के बारे में पढ़िए, हिंदुस्तान को जानिए, आपको हिंदुस्तान को जानने की जरूरत है। सर एक मिनट रुकिए, फलाई साहब मुझे एक बात बताइए। आप हिंदुस्तान को पढ़िए, हिंदुस्तान के बारे में जानिए, हिंदुस्तान की तासीर जानिए। अनुराग जी थोड़ा सा रुक जाइए, मैं एक सवाल फलाई साहब से पूछना चाह रहा हूँ। पाकिस्तान से आए हो आप, फलाई साहब मुझे एक बात बताइए कि इस मुल्क में आप अभी देखिए इस टेलीविजन डिबेट में लोगों ने कार सेवकों को गोलियां चलवा करके उनकी बॉडियों को बांध करके डाल दिया। लेकिन मैं समाजवादी पार्टी के लोगों ने सबसे पहले यहाँ पे भाजपा के प्रवक्ता साहब बैठे हैं, प्रेम शुक्ला जी, और ये जो बैठे हैं इन साहब से मैं अभी केंद्र सरकार से डिमांड करता हूँ गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करें। फलाई साहब ये क्यों नहीं कर रहे घोषित? फलाई साहब मुझे एक बात बताइए, राष्ट्रीय फलाई साहब मेरा सवाल सुन लीजिए, फलाई साहब मेरा सवाल सुन लीजिए। मेरा सवाल ये, इस पैनल में आप देख रहे हैं 5 हिंदू बैठे हैं, उसमें से गोयल साहब को छोड़ दीजिए तो बाकी कोई ये नहीं कह रहा कि अगर मुसलमान को डर लग रहा है तो उसको हिंदुस्तान से निकाल दीजिए। ठीक है, 5 में से 1 को छोड़कर 4 मुसलमानों के साथ हैं। उसी तरह इस देश की सरकार 3 तलाक पर आपने देखा कि मुस्लिम महिलाओं के साथ थी। कहीं भी अगर किसी तरीके की ऐसी कोई घटना हुई तो मोदी जी ने, मेरा सवाल सुन लीजिए सर, मेरा सवाल सुन लीजिए सर, मेरा सवाल सुन लीजिए। मेरा सवाल ये है कि जब 80% अगर इस देश की आबादी हिंदुओं की है और उसमें से 1% भी नहीं, गोयल साहब जैसे लोग 1% भी नहीं है, तो हम क्यों इस देश की तस्वीर बनाएं कि इस देश का हिंदू जो है उससे मुसलमान को डरने की जरूरत है? क्या हम आपके साथ नहीं खड़े हैं? क्या हम इस देश के हर मुसलमान के साथ खड़े नहीं हैं? सुशांत जी प्लीज टेक योर वर्ड्स बैक, प्लीज टेक योर वर्ड्स बैक। कहिए मॉब जो मॉब है वो नहीं, हिंदू नहीं सर, कोई भी रिलीजन किसी को मारने की इजाजत नहीं देता, इसकी इजाजत किसी को नहीं। आप मॉब की बात कीजिए, जो मॉब जो भीड़ बन जाती है, जो भीड़ किसी को भी अपने, अरे मॉब भीड़ बन जाएगी तो क्या मार दोगे, किसी को मरवा दोगे? या आपने प्लानिंग बना रखी है कि आपने जैसे पुलिस इंस्पेक्टर को मरवा डाला और आप अपराधी को अरेस्ट नहीं कर पाए आज तक अपराधी को नहीं अरेस्ट कर पाए, तरह तरह की बातें बनाते हैं, साजिश है, ये है वो है, इसके मतलब आपके कानून व्यवस्था नहीं है, आप जानबूझ के ऐसा करवाते, मारा गया है, माहौल खराब हो, आप पब्लिक का 15 लाख मुसलमान इकट्ठे थे, गवाए के आप हिंदुओं को भड़काया गया, लोगों ने आकर साहब मेरा सवाल फलाई साहब से था, थोड़ा सा रुकिए, उसको टालने की क्या जरूरत? अनुराग जी थोड़ा सा रुकिए, फलाई साहब अपनी बात पूरी कीजिए। कोई सवाल नहीं होना चाहिए, जब देश की एकता की बात है तो सवाल हो जाना चाहिए। उन्होंने ओवरलैपिंग ना तो आपको समझ आएगा ना, अनुराग जी का थोड़ा वॉल्यूम, फलाई साहब अपनी बात कहिए। देखिए अभी हमारे पैनल में बैठी हुई हैं एक एक्ट्रेस साहिबा भी, उन्होंने भी ये बात सही कही कि देखिए किसी के साथ भी अगर गलत हो रहा हो तो वो हमारे परिवार का हिस्सा है। ये नहीं कि जब मेरे बच्चों के साथ गलत हो तो मुझे तकलीफ हो और पड़ोसी के बच्चे के साथ हो तो मुझे तकलीफ ना हो। मेरे भी कोई मेरी बच्चे नहीं है, लेकिन इस देशवासी के जिसके साथ भी अत्याचार हो रहा होगा, और आपको यार डेटा बताऊं, ऑफिशियल डेटा नहीं है लेकिन क्विंट का डेटा है, मॉब लिंचिंग के अंदर मरने वालों की तादाद माइनॉरिटी से ज्यादा मेजोरिटी की है, जिसमें मरे कुछ ओल्ड एज वीमेंस को मार दिया गया, कुछ बच्चों को मार दिया गया, कुछ माइनॉरिटी के लोगों को मार दिया गया, कभी गाय के नाम पे, कभी चोरी के नाम पर, कभी डायन के नाम पर। तो ये सब क्या हो रहा है? यानी कानून नाम की कोई चीज नहीं है, लेकिन सुप्रीम होना चाहिए क्या? लॉ ऑफ लैंड। और क्या हो रहा है इस वक्त यहाँ पर? लॉ ऑफ लैंड कहीं नहीं है, जिसकी मर्जी आ रही है वो अपने हिसाब से लॉ ऑफ लैंड आप कानून समझते होंगे। अगर मान लीजिए कर्नाटक की घटना है जहां एक इंजीनियर को बच्चा चोरी की अफवाह के बाद मार दिया गया, अब वहां की सरकार अगर कांग्रेस की है तो ये जिम्मेदारी कांग्रेस की है, अगर यूपी में होता है तो बीजेपी की है। लेकिन मैं ये कहता हूं कि जब राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है तो बीजेपी कांग्रेस में क्यों बांटते हैं? इसको सिर्फ कानून व्यवस्था का मुद्दा क्यों नहीं बनाते? वही कह रहा हूं कनिका जी, मैं भी वही कह रहा हूं कि इसको बीजेपी कांग्रेस में क्यों बांटते हैं? किसी भी स्टेट में कोई भी गवर्नमेंट जिसकी हो वो जिम्मेदार होता है और उनका फर्ज बनता है कि वो वहां के नागरिकों को सुरक्षा और सुरक्षित महसूस कराए। कांग्रेस बीजेपी की बात नहीं है, ये बातें और हो रही हैं अभी 2014 के बाद, ये बिल्कुल सही बात है। ठीक है, प्रेम शुक्ला जी आरोप ये है कि 2014 के बाद ये बढ़ा है, ये जो भीड़ तंत्र है ये 2014 के बाद बढ़ा है, ये इनका आरोप है। अगर आपका काम हमको करना पड़ेगा तो हमारा काम कौन करेगा? कैन यू प्लीज एक लास्ट लाइन नहीं, मुझे बताइए कृपा करके, जिस क्विंट का फिगर ये बता रहे हैं
उस पिंड पे में ही 2003 से लेकर 2012 के बीच में 1000 से अधिक जो है मॉब लिंचिंग की घटना है, उसी पिंड को मैं कोट कर रहा हूं। दूसरा इनका पक्ष जो है पैगंबर का कार्टून बनता है कहां पर, डेनमार्क में, और आग कहां लगाई जाती है, लखनऊ में। तो अगर गाय कटती है तो निश्चित तौर पर वहां थोड़ा सा जो है भीड़ में जो है उपद्रवी तत्व तो बढ़ते हैं, लेकिन उस उपद्रव को भी कानूनी कार्रवाई उनके खिलाफ उपद्रवियों के खिलाफ होनी चाहिए। लेकिन जब पैगंबर के कार्टून पर हिंसा बढ़ती है तो मौलाना फलाई पूरी तरह से शांत हो जाते हैं। और जब कहीं पर अभी बैंगलोर की आपको घटना बता रहा हूं, एक दलित को मुस्लिम मॉब ने घसीट कर मारा और वहां पर FIR तक दर्ज नहीं हुआ। अभी परसों की घटना बता रहा हूं, 53 दलितों को कर्नाटक में 3 वर्षों तक हॉस्टल रखा गया। मैंने राज्यों का एग्जाम्पल इसीलिए दिया कि 2014 से जब हम जोड़ने लगते हैं तो एक पार्टी पर हम बात करने लगते हैं, और पार्टी केंद्र में सरकार में, कानून व्यवस्था राज्य की सरकारों की जिम्मेदारी है, वहां भी सवाल पूछा जाना चाहिए। ये अहम मुद्दा है। सर मैं तो जवाब तो देना होगा। मैं आज हम चर्चा कर रहे हैं नसीरुद्दीन शाह साहब ने जिस तरीके से डर लगता है की बात की है उस पर। हमारे साथ प्रेम शुक्ला बीजेपी से, कुनिका सदानंद जानी मानी एक्ट्रेस, अनुज गुप्ता सीनियर जर्नलिस्ट, जय भगवान गोयल प्रेसिडेंट हैं यूनाइटेड हिंदू फ्रंट के, और असद खान फलाही इस्लामिक स्कॉलर बने हुए हैं। अनुज जी मुझे एक बात बताइए कि ठीक है डर लग सकता है, घटनाएं सामने आ रही हैं, लेकिन जब आप कर्नाटक में कुछ हो जहां कांग्रेस की सरकार है उस पर आपको डर न लगे, या अगर आपको पुलिस वाले के मारे जाने पर ही इतना खौफ हो रहा है, तो फिर जिस तरीके से जम्मू कश्मीर में डीएसपी को भीड़ ने मार दिया तब डर ना लगे, तो क्या फिर सवाल उठने वाजिब है कि भाई ये सिलेक्टिव डर है क्या? ये बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं कि मुझे कई बार लगता है कि सिलेक्टिव डर है। ये लॉबियों के बीच टकराव है, पॉलिटिकल लॉबियों के बीच, और वो समाज के विभिन्न क्षेत्रों में, जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में वो संघर्ष के रूप में सामने नजर आता है। मसलन यदि अवार्ड वापसी होती है तो वापसी कहीं हो रही है और निशाना कहीं हो रहा है। ये बिहार का यदि चुनाव नहीं रहा होता तो क्या वो उस समय वो घटनाएं घट रही होती? शायद नहीं। मुझे लगता है कि लेफ्ट लॉबी बाकी जगह समाज में, राजनीति में सब जगह से साफ हो गई, लेकिन मीडिया और कल्चर और एजुकेशन, ठीक है, इन क्षेत्रों में वो अभी भी है। और वहां माफी चाहूंगा, वक्त इतना ही था। आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। हालांकि जिस तरीके की चर्चा आज हमने की है और जो मुद्दा उठा है देश में डर लगने का, इस पर बहुत ज्यादा स्माइल करने को तो कुछ नहीं है, लेकिन जो हम पेशकश लेकर आए भैया जी स्माइल, वो जरूर देखने लायक है।